O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Meditate for 1 minute. Today we are going to study the book Light of the Self-Culture in the Light of the Ancient Wisdom by I.K. Taimin, Sister Varsha Patel. Already completed one part. Today he will share his thought in the second part and fourth chapter, physical body, work of the physical body. Already I have introduced Varsha in the previous class, so no need to introduce, but only we should know she is very sincere, devoted, energetic youth member. As she is not holding any post, but she has been doing his duty sincerely as a Theosophy member. One of the Mahatma says, a simple member is much more than an officer. A simple member is much more than an officer. Really, every member has the duty to perform some duty in the name of the master. So Varsha, Sister Varsha, doing his duty sincerely. Now I request Sister Varsha to share his thought on the topic, the work of the physical body. Sister Varsha. नमस्ते दीदी। सेकंड डिवाइस से मैं ज्वाइन हुई हूँ, इसमें मुझे कोस्ट बना दीजिए सर। हेलो, मैं पीपीटी इज विजिबल? हेलो, नहीं, ये आप थोड़ा इसको मैं बाहर निकल। अरे हॉरिजॉन्टल में रखो ना, स्ट्रेट रख रहे हैं आप इसको ऐसा पकड़ो, ऑटो रोटेट करके जस्ट। कीजिए सर, कोई बात नहीं। ओके, सॉरी फॉर सम इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम्स। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो सर मुझे तुरंत कॉल कर दीजिएगा, मैं तुरंत इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी।
सभी उपस्थित सदस्यों को मेरा खूब खूब प्रणाम। आज का सीधा पॉइंट मैं शुरू करती हूँ कि अगले संडे हमने पार्ट 1 देखा था, आत्म साधना के सैद्धांतिक आधार, जिसमें हमने 3 टॉपिक की बात की थी। गुह्य विद्या के अनुसार विकास सिद्धांत क्या है, मनुष्य की संपूर्ण संरचना क्या है, और आत्म साधना एक विज्ञान है। तो इसकी एक झलक हम शॉर्ट में मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो आत्म साधना क्या है, तो और इसके मार्ग में क्या क्या समस्या आएगी, तो इसकी बातों का जो जिक्र है वो आई.के. तेमिनी जी ने इस किताब में किया है। तो आत्मा तो जो है वो हमें मिली हुई है, हमें जो साधना करनी है वो जो मिली हुई जो चेतना है, इसे जो भी हम नाम दे, आत्मा नाम दे, ईश्वर नाम दे, या जो भी नाम दे हम अपनी समझ के अनुसार, तो इसको पहुंचने तक का जो पाथ है, यानी कि आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन का जो मार्ग है, इसको साधना कहते हैं। तो हमने इग्नोरेंस के कारण अपने ही सेल्फ को समहाउ हम माया में लिप्त होके इससे हम वंचित हो गए हैं, समझ लो कि हम इसको भूल गए हैं। तो इस तक पहुंचने की हमारी वापस मेमोरी को, अपनी सेल्फ की मेमोरी को रिकॉल करने की जो साधना है, इसको हम आत्म साधना कहते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स उन्होंने प्रस्तावना में बताए हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर है, गुह्य विद्या के अनुसार विकास का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ पे बाह्य जो डार्विन जैसे जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या विकास क्रम का सिद्धांत दिया है, और गुह्य विद्या विकास क्रम के सिद्धांत को कितना कितना डीपली हमें यहाँ पे समझाया है। तो वो बात यहाँ पे हम इसका जो डिफरेंट है वो देख सकते हैं। डार्विन का सिद्धांत बोलता है कि ह्यूमन है वो वानर से आया है, लेकिन हमारी थियोसॉफी और गुह्य विद्या का जो लिटरेचर है वो हमें बताते हैं, हमारे जो ऑकल्ट साइंटिस्ट है, ऑकल्ट साइंटिस्ट यानी कि जो योगी, वो जो मास्टर्स, तो वो हमें बताते हैं कि जब हमारी जो चेतना है वो एक लिमिटलेस कॉन्शियसनेस से जब अलग हुई नीचे, तो जब वो अलग हुई तो वो नीचे के फॉर्म में आई, भूत सत्व 1, 2 और 3, फिर इसके बाद मिनरल में जर्नी की, इसके बाद प्लांटेशन किंगडम में जर्नी की, इसके बाद एनिमल किंगडम में जर्नी की, और बाद में फिर हम आए ह्यूमन के फॉर्म में। तो ये हमारा पूरा गुह्य विद्या के अनुसार का पूरा इवोल्यूशन का जो प्लान है। अब हम यहाँ पे मशीन और रोबोटिक टेक्नोलॉजी और एआई के माध्यम से यहाँ तक पहुंच गए हैं, और हमारा जो फ्यूचर है वो ऐसे ही डिवाइन फ्यूचर है, यानी कि आगे जाके हमारा जो स्थूल बॉडी है वो कहा ना कैसे एनर्जी बॉडी में आगे जाके कन्वर्ट होगा। फिर पूरा जो प्लान है वो यहाँ पे आई.के. तेमिनी जी ने हमें एक डायग्राम के माध्यम से बताया था कि कैसे हम खनिज से वनस्पति, पशु, मानव, और मानव से हमारी जो डेस्टिनी है, हमारी जो जर्नी है वो अति मानव तक पहुंचने की है। तो यहाँ पे हर प्लेन का जो पिक्चर है, नीचे स्थूल से लेके आदि प्लेन तक का जो पिक्चर है, तो 7 लोगों का उन्होंने बताया है कि 7 स्टेप्स है, समझ लो। और हर स्टेप पे या हर लोग पे 7 इसके सब लेयर है। तो यानी कि 49 लेयर का हमारा ये पृथ्वी ग्रह की संरचना बनी हुई है। तो हर प्लेन पे अपने आप को व्यक्त करने के लिए और अपना डेवलपमेंट करने के लिए हमें यहाँ पे व्हीकल्स दिए हैं। तो जैसे स्थूल शरीर, स्थूल जगत में काम करने के लिए हमें फिजिकल बॉडी दी है, सूक्ष्म और एस्ट्रल प्लेन पे वर्क करने के लिए हमें एस्ट्रल बॉडी दी हुई है। तो ऐसे 7 प्लेन पे वर्क करने के लिए हमें व्हीकल्स दिए हैं, और वो व्हीकल के माध्यम से ही हम अति मानव की जर्नी कर सकते हैं। लेकिन हमने अज्ञानवश इस शरीर को ही अपना सब कुछ समझ लिया है। तो ये अज्ञान का और ये जो भ्रम है, इसको हमें तोड़ना है। तो कैसे तोड़ना है, तो इसका मार्ग हमें आई.के. तेमिनी जी ने पार्ट 2 में बताया है कि उन्होंने हर बॉडी के लिए एक एक चैप्टर्स विस्तार से बताया है, और 2 तरीके से बताया है। आधुनिक जो साइंस है, यानी कि जो नॉर्मल जो लोग हैं वो क्या समझते हैं, और ऑकल्ट साइंटिस्ट यानी कि योगी क्या समझते हैं, यानी कि बाह्य अर्थ और गुह्य अर्थ दोनों के बारे में यहाँ पे आई.के. तेमिनी जी ने हमें बताया है। तो इस सेकंड चैप्टर में मनुष्य की जो संपूर्ण संरचना है, इसके बारे में जिक्र किया था कि स्थूल बॉडी है वो कैसे, स्थूल बॉडी में ही हम अगर रहते हैं तो इस तरह से रेडिएंट होते हैं। और लास्ट वाला जो ये बॉक्स है, आत्मिक लोक पर समाधि में आत्मिक प्लेन पे हम कैसे, जब अति मानव की डिवाइनिटी की जो क्वालिटी है इसको डेवलप करेंगे, तो यहाँ पे हम कैसे, जैसे अभी फिजिकल प्लेन पे कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, सब कुछ समझते हैं, आसपास के पदार्थों को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो ऐसे ही एक समय ऐसा आएगा कि हम
आत्मिक लोक पे अपने व्हीकल को डेवलप करके वहां पर भी हम रेडियंट होके वहां वर्क करेंगे। तो ये सारी बातें हमने पार्ट 1 में देखी थी। फिर इसी चैप्टर्स में उन्होंने बताया था कि 3-3 प्लेन के 3-3 गोलों की ऐसी इकाई है, जैसे कि देहात्मा जिसे बन के हमारी पर्सनालिटी बनती है, लोअर पर्सनालिटी बनती है, और इसी को ही हम अपना सब कुछ समझ लेते हैं। तो इस समझने के बाद जब एक समझ डेवलप होती है कि हम शरीर नहीं है या लोअर पर्सनालिटी में, लोअर जगत के पदार्थों में हम फंसे हैं, तो वहां से हमें आगे जर्नी करनी है। तो जब हम ऊपर की ओर जब डेवलप करते हैं तो जीवात्मा तक हम जाते हैं, और ऊपर के 3 लोक की जो इकाई है इस पर हम वर्क करना शुरू करते हैं। वहां हमारा जो वर्क है, वहां के जो बॉडी है वो डेवलप हो जाते हैं। कैसे डेवलप होंगे वो पार्ट 2 के अलग अलग चैप्टर्स में हम डीप में देखेंगे। तो जब जीवात्मा तक का डेवलपमेंट और वहां के व्हीकल जब हम डेवलप कर लेते हैं, तो हम थर्ड वाली इकाई में जाते हैं, आत्मा की इकाई में जाते हैं, और कैसे हम आदि प्लेन तक पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद भी हमारी जो डेस्टिनिटी है वो पूरी नहीं होती है। यहाँ पहुंचने के बाद हमें ऐसा ही लगेगा कि स्वयं पृथ्वी में हूँ, स्वयं ईश्वर में हूँ, लेकिन ये मैं का जो सूक्ष्म भाव है कि मैं ही ईश्वर हूँ, वो मैं की बहुत सारे योगी यहाँ तक आके फंस जाते हैं कि हमारी जर्नी कंप्लीट हुई। लेकिन थियोसॉफी हमें यहाँ बताती है कि यहाँ पहुंचने के बाद भी हमारी जर्नी पूरी नहीं हो जाती है। इस गोले की 3 की इकाई को भी हमें, यानी कि टोटल 3 और 3 की ये तीनों गोलों की इकाई को भी हमें आगे ओवरकम क्रॉस करना है। तब जाके हमारी जो सोल है, आत्मा है, वो परम आत्मा यानी कि लिमिटलेस कॉन्शियसनेस में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर ये जो गोले की जो इकाई है वो भी खंडित हो जाती है, और हम लिमिटलेस परमात्मा में हम मर्ज हो जाते हैं। इस पर वर्क करने के लिए हमें चेतना के 3 गुणों की जो जर्नी है फिजिकल प्लेन पे, इनमें से गुजरना पड़ता है, और इसमें लाखों लाखों साल यानी कि जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। तो यहाँ से हमारा ह्यूमन में आने के बाद फिर हमारा डिवाइन इवोल्यूशन हमारा शुरू होता है। तो शुरुआत में हम आदि मानव की फॉर्म में होते हैं, तो तामसिक प्रकृति के थोड़े होते हैं। फिर हम एक्टिविटीज करते हैं, तो ज्यादातर जो ह्यूमन है, ज्यादातर इस पृथ्वी पे जो भी ह्यूमैनिटी है वो अभी राजसिक गुण में कन्वर्ट हुई है। बहुत सारी एक्टिविटीज हम भौतिक जगत में देख रहे हैं। और जो लोग अब आगे बढ़ना चाहते हैं कि भी हर जन्म में हमें एक्टिविटीज करनी है, हर जन्म हर समय में हमें बर्थ लेना है, फिर फैमिलीज, फिर पढ़ना है, और इसके सर्वाइवल के लिए वर्क करना है, और इसी में हम नेम फेम और धन में ही हम लिप्त हो जाते हैं, और इसमें बहुत सारी हम अच्छी क्वालिटी भी डेवलप कर लेते हैं, बुरी क्वालिटी भी डेवलप कर लेते हैं। तो ये अंतिम हमारी डेस्टिनी नहीं है, क्योंकि सारे जगत के पदार्थ है वो नाशवंत है। तो फिर हम सात्विक प्रकृति में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस लेके हम सात्विक गुण की ओर बढ़ते हैं, और फिर हमारी डिवाइन क्वालिटी को हम डेवलप करते हैं। जब पदार्थ के फॉर्म के इन 3 गुणों की मिस्ट्री हमें समझ में आती है, तो फिर हम चेतना के गुण में एंटर करते हैं कि हमारा ओरिजिनल सच्चा जो स्वभाव है, चेतना का जो गुण है, वो तो सत्य चित आनंद है, ट्रूथ कॉन्शियसनेस एंड ब्लीस है, वही हमारा सच्चा बसेरा है। तो वहां पे हम वर्क करना शुरू कर देते हैं। और इसके लिए इस गुणों पे वर्क करने के लिए बहुत सारे ट्रिनिटी का, यूनिटी का, सेप्टेनरी का, और बहुत सारे हमें स्पिरिचुअल लॉज बताए हैं। तो सारे जो भी स्पिरिचुअल लॉज है, प्रकृति के नियम है, जैसे विकास क्रम का नियम है, पुनर्जन्म का नियम है, कर्म का नियम है, तो ऐसे लोगों का जो मेन जो गोल वो क्या है, वो आत्म साक्षात्कार है। अब हम पार्ट 2 में एंटर करते हैं कि पार्ट 2 का पूरा जो नाम है वो है आत्म संयम और आत्म साधना। तो आत्म संयम और आत्म साधना का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है स्थूल शरीर के कार्य। तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि हमारा जो आई.के. तेमिनी जी बताते हैं कि ये पूरी साधना का जो जर्नी है, तो इसमें हमें हर लोक पे वर्क करने के लिए, अपने आप को व्यक्त करने के लिए हमें हर प्लेन के लिए एक शरीर दिया है। तो पहला हमारा जो शरीर है इसे हम फिजिकल बॉडी यानी कि स्थूल शरीर कहते हैं। अब स्थूल शरीर के बारे में भी दो प्रकार के इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें बताई है आई.के. तेमिनी जी ने, कि बाह्य जो साइंटिस्ट है वो जो पूरा मेडिकल साइंस है, और ज्यादातर हम जो समझते हैं वो स्थूल शरीर की संरचना क्या है, और गुह्यविद
यानी कि जो योगी जन है वो स्थूल शरीर की संरचना को किस तरह से मानते हैं। तो दोनों का अर्थ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग पिक्चर्स के माध्यम से। तो हमारा जो स्थूल शरीर है वो कुछ नहीं है, एक योगी के लिए वो एक जीवित मशीन है। और वो जीवित मशीन ऐसा है कि भौतिक जगत के कोई भी जटिल से जटिल सुपर कंप्यूटर भी इसके आगे फीका है। इतनी जटिल संरचना डिवाइन ने, प्रकृति ने हमारे लिए बनाई है। तो इसको हमें समझना है। फिर इसको समझने के लिए हम किस तरह से जानेंगे, तो जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो चेतना का एक कोश है जिसके माध्यम से आगे हम देखेंगे। तो ज्ञात से अज्ञान की ओर जाने के लिए ये जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत 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 ही उपयोगी है। तो यहाँ एक हम चेतना का भी अर्थ समझ ले। चेतना के भी दो अर्थ यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि फिजिकल प्लेन पे जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, यू कहो कि क्या समझते हैं, तो वो जो प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसको फोटॉन्स को रेडियंट इलेक्ट्रॉनिक रेडियंस की वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो अलग अलग फॉर्म में वो व्यक्त होती है। जैसे कि एनर्जी पानी में से, बिजली में से जो साइंटिस्ट है वो इसको जनरेट करते हैं और फिर जब वो बल्ब में आती है तो वो लाइट देती है, हीटर में आती है तो हीट देती है, फ्रिज में आती है, एसी में आती है तो वो कूलिंग प्रदान करती है। तो इसी तरह हमारे अंदर की जो लाइफ फोर्स, लाइट एनर्जी है, अंदर की जो लाइफ फोर्स जो एनर्जी है, जिसे हम यहाँ पे चेतना शब्द यूज करेंगे, तो इस चेतना को भी व्यक्त करने के लिए यहाँ पे हमें एक सुंदर प्रकृति ने फिजिकल बॉडी दिया है। या तो हम मेल बॉडी में होते हैं या तो हम फीमेल बॉडी में होते हैं। तो हम मेल बॉडी में ही क्यों होते हैं, फीमेल बॉडी में ही क्यों होते हैं, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे कर्म का नियम और पुनः जन्म का जो नियम है वो हमें समझना होता है कि कुछ क्वालिटी को डेवलप, इस मार्ग पे कुछ कुछ क्वालिटीज है वो कुछ फीमेल्स में होती है, कुछ मेल्स में होती है। तो जो फीमेल की जो क्वालिटीज होती है जब वो डेवलप हो जाती है तो नेक्स्ट जन्म में हम मेल बॉडी में आते हैं। मेल बॉडी की जो क्वालिटीज है वो डेवलप हो जाती है लेकिन ज्यादा कंडेंस रूप में हो जाती है, तो फिर इसकी नेगेटिविटी शुरू ना हो जाए तो फिर नेक्स्ट बर्थ में हम फीमेल बॉडी में भी आते हैं। और यहाँ पे हम अपनी विल पावर का भी यूज कर सकते हैं कि जब एक डेवलपमेंट के स्टेज पे आ जाते हैं तो हम यहाँ पे अपने विल का भी यूज कर सकते हैं कि मुझे फीमेल के रूप में जन्म लेना है या मुझे मेल के रूप में जन्म लेना है। तो इस तरह से ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने के लिए सुंदर यहाँ पे हमें फिजिकल बॉडी दिया है। अब फिजिकल बॉडी में हम सिर्फ बाह्य शरीर को ही, हम जिस बॉडी में अभी हम सुन रहे हैं तो कोई मेल है कोई फीमेल है, तो अपना स्थूल शरीर कुछ फर्स्ट वाला मेरा जो एरो है इस प्रकार का ही हम फिजिकल बॉडी में है। हम बाह्य बॉडी को ही समझते हैं, पैर है, दो हाथ है, पेट है, मस्तिष्क है। लेकिन अगर अंदर की बात करें तो अंदर बहुत सारा रुधिर, बहुत सारा मांस है हमारे अंदर। फिर और आगे डीप में जाए तो पूरे बोन्स का, हड्डियों का एक पिंजर अंदर है जिसके ऊपर बाह्य शरीर का जो लेयर है जिसे हम ब्यूटीफुल आईने में देखते हैं, लेकिन अंदर का जो लेयर है वो इतना ही हम सभी का एक है जो शायद देखने में भी हमें अच्छा ना लगे। तो इस प्रकार का अस्थि पिंजर का हम कहे कि एक ढांचा है। और आगे डीप में जाए तो पूरा अस्थि पंजर का जो ये ढांचा है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के जो 33 जो मनके हैं इस पर पूरा वो टिका हुआ है। तो और फिर स्पाइनल कॉर्ड से आगे और अगर हम डीप में जाते हैं तो और साइंस ने थोड़ा रिसर्च किया है कि इसके अंदर भी, यानी कि मांस और मज्जा है तो इसके अंदर ये हड्डियां है, इसके आजू बाजू ये सारे, इसका एक पेस्ट जैसा होता है और इसके अंदर चेतना जो व्यक्त करती है, एनर्जी व्यक्त होती है, तो वो बहुत सारी नाड़ियां, बहुत सारी धमनियां और बहुत सारी जो शिराएं होती है वो बहुत बहुत मतलब थाउजेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि हमारे अंदर इतनी सारी नाड़ियां है कि अगर इसको लंबा किया जाए तो पूरे पृथ्वी ग्रह को वो कवर कर सकती है। इतनी सारी लंबी नाड़ियां हमारे अंदर है। अब और इसमें डीप में जाए कि न जो नाड़ियां है तो इसके अंदर फिर क्या वर्क करता है। शरीर में तो चलो बहुत सारे ऑर्गन है, बहुत सारे मांस मज्जा वो वर्क करती है, लेकिन इस नाड़ियों में क्या वर्क करता है, तो इस नाड़ियों में एनर्जी वर्क करती है। वो तो इस एनर्जी का अगर हम थर्ड या सेकंड चैप्टर्स में बात करेंगे हमारा सूक्ष्म शरीर में, तो सूक्ष्म शरीर हमारा कुछ नहीं है, हमारे चक्र और ऐसे नाड़ियों का गुच्छा मात्र है और इसके अंदर जो प्रकाश है, जो चेतना है वो इस तरह से वर्क करती है। अब इतने सारे लेयर्स हम मतलब को शरीर को लेके हम घूमते हैं, तो ये जो नाड़ियों का जो एक ग्रीन कलर का जो इंडिकेट किया है तो वो कैसे वर्क करता है।
तो वो कुछ इस तरह से हमारा जो शरीर है, तो वो जो यहाँ पे मणिपुर चक्र है ये वाला, तो ये मणिपुर चक्र है वो सन से वो जो लाइट लेती है जिसे प्राणिक ऊर्जा कहते हैं, और वो प्राणिक ऊर्जा है वो लेती है, और इससे हमारा जो ये नाड़ियों का जो तंत्र है वो वर्क करता है। फिर वो जो चेतना है इस बॉडी में आती है, और यहाँ से वो हमारे मतलब विटामिन डी कहते हैं ना कि हमारे बोन्स को मजबूत बनाती है। फिर वो हमारा जो यू खून है इसको एक्टिवेट करती है। एक्चुअली हमारे खून का जो कलर है वो ब्लू कलर का है, लेकिन जब लाइट सन से जो एनर्जी आती है वो इसके साथ केमिकल कंपोज, इसका जो केमिकल है ब्लू कलर का, इसके साथ वो मर्ज होती है तो एक रिएक्शन आता है, इसलिए हमें खून का कलर जो है वो रेड दिखाई देता है। तो इस तरह से पूरा हमारा फिजिकल बॉडी का जो फंक्शन है वो इस तरह से वर्क करता है। अब जब हम फिजिकल एनिमल्स किंगडम में से जब हम फिजिकल ह्यूमन किंगडम में जब हम आते हैं, तो ह्यूमन किंगडम में आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें स्पाइनल कॉर्ड सीधी हुई मिली होती है। जब जब तक हम एनिमल किंगडम में होते हैं तब तक हमारा जो स्पाइनल कोड होता है वो वर्टिकल प्रकार का होता है, लेकिन ह्यूमन में आते ही हमारा जो स्पाइनल कोड है वो हॉरिजॉन्टल होता है। और जब ह्यूमन में आते हैं तो ये स्पाइनल कोड है वो वर्टिकल प्रकार का होता है। और वर्टिकल प्रकार का जब स्पाइनल कोड होता है तब जाके जो एनर्जी कहो, लाइफ फोर्स एनर्जी कहो, या जो चेतना है वो ऊपर की ओर जाती है। तो यहाँ पे साइड में मैंने एक क्रॉस का निशान लिया है, जो हमारा क्रिश्चियनिटी का जो जो है धर्म का ये सिंबल है। तो बताते हैं कि इसका जो सोया हुआ मतलब जो हॉरिजॉन्टल आई है और ऊपर वर्टिकल आई है, ये हमारे ईगो, जब हमारा ईगो है वो सुपर कॉन्शियस में मर्ज होता है, तब भी हमें वो जो बोलते हैं ना कि होली गोस्ट सन एंड फादर, तो फादर की जो चेतना में वो है वो होली गोस्ट की चेतना मर्ज हो जाती है, वो भी एक सिंबल है। और दूसरा सिंबल ये है कि जब हम एनिमल किंगडम में से आते हैं तो हमारी जो चेतना है वो करीब करीब सोई हुई होती है। तो इस जन्म जन्मांतर के हम जब वर्क जन्म लेते हैं पुरुष फॉर्म में, फीमेल फॉर्म में, तब हमारी जो चेतना है वो थोड़ी थोड़ी व्हीकल्स में जागना शुरू करती है। तो पहले वो स्थूल व्हीकल में जागती है, फिर धीरे धीरे विचार विचार को समझती है, इमोशंस को समझती है, और इस तरह से चेतना जागने का कोशिश करती है। अब ज्यादातर हम अगर पृथ्वी पर आते हैं और खाते पीते सोते हैं, कुछ वर्क करते हैं और फिर चले जाते हैं, अगले जन्म में फिर आते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ वर्क करते हैं, फिर चले जाते हैं, नेम फेम में अटैच हो जाते हैं, तो हमारी चेतना कह सकते हैं कि अभी हम अगर खाने पीने से ही आगे नहीं बढ़े हैं, तो हमारी चेतना अभी भी इस सोए हुए आई की तरह अभी ही हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही है। तो जब हम जागने की शुरुआत करते हैं तो हमारी चेतना है वो वर्टिकल फॉर्म में आती है, और तब जाके ये दोनों का मिलन होता है, और तब जाके हमारा डेवलपमेंट शुरू होता है। हमारे अंदर के ऑर्गन्स फिजिकल बॉडी में जो जो ए साइंस का पार्ट है, तो कितने सारे 12 ऑर्गन मेन है और बहुत सारी ग्लैंड्स भी है। तो सारा एक कितने सारे ग्लैंड्स यहाँ पे आप पिक्चर्स में देखते हैं कि कितना अद्भुत सुंदर प्रकृति ने हमें स्थूल शरीर का मशीन दिया है, लेकिन हम बाह्य ब्यूटी में ही कितने लिप्त हो जाते हैं। और इसी चक्कर में हम कभी कभार अपने अंदर के ऑर्गन का भी अगर हम ख्याल नहीं करते हैं तो वो डैमेज होना शुरू करते हैं। और हमारा जो ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन का जनरल एवरेज आयुष्य है वो 100 ईयर का है, लेकिन आज हम 70 और 60 के बीच में इस पृथ्वी से विदा लेते हैं। तो हमने अंदर का जो ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है इसको समहाउ पॉल्यूशन के माध्यम से, खराब हैबिट के माध्यम से, धूम्रपान के माध्यम से, कैसे खुराक खाना है वो इसकी सही समझना है, या तो समझ है लेकिन हैबिट के कारण हम गलत खुराक इस शरीर को दे देते हैं, तो हमारे जो अंदर के ऑर्गन है वो कैसे हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हर एक ऑर्गन के लिए यहाँ पे एक एक डॉक्टर है, किडनी का डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर्स है, मस्तिष्क का डॉक्टर है, ईएनटी का डॉक्टर्स है, बोन्स के डॉक्टर्स होते हैं। तो ऐसे इसके जाके हम अपने शरीर को कैसा क्योंकि एक ऑर्गन को जब हम सही करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे दो ऑर्गन को, आज का मेडिकल साइंस की जो टैबलेट आती है इसके ड्रग्स का केमिकल कंपोजिशन ही कुछ इस प्रकार का बनाया है कि दूसरे पार्ट को भी वो डैमेज करते हैं, क्योंकि सभी पार्ट देखो अंदर के से इंटरलिंक होते हैं, तो एक को पर्टिकुलर क्योर हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए फिर दूसरे डैमेज हो ही जाते हैं। आधुनिक साइंस इस पर वर्क कर रहा है, लेकिन पता नहीं कब।
तो हमारा जो शरीर है, शरीर में रहने वाली चेतना है, तो इसके लिए सिर्फ एक किराए का मकान है, लेकिन इस किराए के मकान को ही हम अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं और कैसे हम इसको डैमेज करते हैं। फिर साइंस अगर मस्तिष्क की बात कहे तो हमारे प्यूर ह्यूमन बॉडी में मस्तिष्क का बहुत प्रमुख रोल है, और ये सबसे बड़ा इवोल्यूशन में हमारी चेतना को डेवलप करने के लिए मस्तिष्क सबसे बड़ा यहाँ पे हमें एक प्रमुख भूमिका है। तो मस्तिष्क का ये पूरा पार्ट है, आगे का है, मिडिल का है, फ्रंट का पार्ट है, और पूरे मस्तिष्क को देखेंगे तो हमें अखरोट जैसा दिखाई देता है, और इस मस्तिष्क में भी बीच में नीचे से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऊपर एक लाइन है। तो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, मेडिकल साइंस में इसके लिए बहुत अलग अलग अटपटे नाम भी दिए हैं। तो ये जो ब्रेन है वो इसमें जो लेफ्ट है और राइट है, तो एक ब्रेन का जो पार्ट है वो लॉजिकल टाइप का होता है, जो खास करके मस्कुलर एनर्जी में यानी कि मेल बॉडी में वो वर्क करता है, और जो फीमेल है इसमें वो एक पार्ट है वो इमोशंस बेस्ड पे, यानी कि इमोशंस ज्यादा इसमें प्रमुख होती है, वो अपने तर्क का कम यूज करते हैं। तो इस प्रकार का इसका फंक्शन है, और इसके अंदर भी बहुत सारी ग्लैंड्स है, वो आगे हमें अलग अलग प्लेन के लिए कैसे वाइब्रेशंस को लेके हमें हमारे मस्तिष्क तक हम इसको मेमोरी के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से कैसे हम ले आते हैं। तो ये जो बॉडी की जो साइकिल है और प्रकृति की जो साइकिल है, इसको अगर हम समझ ले तो कम से कम हमारा जो बॉडी है वो बीमार होता है। और ये बॉडी की प्रकृति को अगर हम साइंस की दृष्टि से नहीं, लेकिन प्रकृति ने जिस प्रकार से हमें बॉडी दिया है इसकी सही साइकिल को हम समझ लेते हैं, और प्रकृति के साथ साथ बॉडी की साइकिल को भी, अंदर की भी जो क्लॉक होती है हमारी, तो अंदर की साइकिल को अगर हम मैच कर लेते हैं तो हमारे लिए जल्दी उठना आसान हो जाता है। प्रकृति में जो इफेक्ट होती है वो हम फिजिकल बॉडी में भी वाइब्रेशंस के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से आने वाली घटनाओं के वाइब्रेशंस को हम अच्छे से पकड़ लेते हैं, जब हमने अपनी फिजिकल बॉडी को डिवाइन का एक वर्क करने का इंस्ट्रूमेंट है ऐसा समझा है, और इसको ज्यादा से ज्यादा प्योर बनाने की कोशिश की है, तो हम प्रकृति की साइकिल को पूरी अंदर से हम समझ सकते हैं। हमारा जो स्वभाव है वो अपनी प्रकृति की साइकिल्स के मैच करने के लिए बहुत प्रमुख भूमिकाएं निभाता है। जो तमस प्रकार के लोग होते हैं वो प्रकृति की साइकिल को जल्दी से मैच नहीं कर पाते हैं। आजकल का जो जीवन है वो राजसिक प्रकार का है, तो वो कुछ ज्यादा ही अपने आप पे वर्क करता है, तो सुबह की साइकिल को तो वो अच्छे से समझ लेता है, लेकिन रात को जब अंधेरा होता है तो वो अपने फिजिकल बॉडी को लेटा नहीं देता, यानी कि सुलाता नहीं है। देर रात को वो खाना खाता है तो थोड़ी साइकिल्स है वो थोड़ी नहीं ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जब सात्विक प्रकृति में आते हैं तो हमें कब खाना है, कब उठना है, कब पीना है, वो सब हम बैलेंस में करना सीख जाते हैं। तो लेकिन वो तभी समझेंगे ये हमारे प्रकृति के स्वभाव को जब इस पर हम एक्शन करेंगे, यानी कि सिर्फ पढ़ के बैठे नहीं रहेंगे, मेडिटेशन करके बैठे नहीं रहेंगे, इस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें वर्क करने के लिए अलग जितने मत पंथ है, जितने संप्रदाय है, इतने हमारे यहाँ पे मार्ग दिए हैं। तो हमें जिस प्रकार की प्रकृति है इस प्रकार के मार्ग, जैसे कि कोई सात्विक प्रकार का है तो वो भक्ति मार्ग का भी सहारा ले सकता है, कोई राजसिक प्रकार है तो शुरुआत में ज्ञान मार्ग का भी सहारा ले सकता है। सात्विक प्रकृति का व्यक्ति थोड़ा सुपर एडवांस होता है तो वो राजयोग का भी सहारा ले सकता है। अगर कोई तमस प्रकृति का व्यक्ति है लेकिन ऐसी डिवाइन किताबें और ऐसे गुरुओं का उसने नॉलेज समझ लिया, तो वो हठ योग के माध्यम से अपने शरीर को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है। और तंत्र है, अंदर की जो तंत्रिका है, अंदर का जो सिस्टम है, अंदर का जो वास्तु है, इसको अगर शॉर्ट वे पे समझना है तो तंत्र का मार्ग भी हमें यहाँ पे, अगर सही माने में तंत्र मार्ग को समझते हैं तो इसकी कुछ सिस्टम, इसके कुछ यंत्र और इसके कुछ मंत्र हम तंत्र मार्ग में यूज करके भी हम अपने प्रकृति से पर जा सकते हैं। तो ये इसका पूरा जिस्ट है। अब यहाँ तक की जो बातें हमने की वो साइंटिस्ट ने जो हमें बताया वो हमने समझा, लेकिन गुह्य विद्या जो हमें समझाती है, आईके तेमिनी जी ने जो हमें समझाने की कोशिश की है, और एक योगी हमारे फिजिकल बॉडी को किस तरह से समझने की कोशिश करता है, तो वो अब हम देखेंगे यहाँ पे। तो स्थूल शरीर और गुह्य विद्या इसके लिए हमें क्या कहती है। तो जो गुह्य विद है, तो वो गुह्य विद में हमें यहाँ पे आईके तेमिनी जी वो बताते हैं कि आईके तेमिनी जी यहाँ पे हमें बहुत अच्छी बातें बताते हैं कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है, तो फिजिकल बॉडी वो किस प्रकार का हमारा यंत्र हमें आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाने के लिए यूजफुल होता है।
तो यहाँ पे वो बताते हैं कि स्थूल शरीर आसानी से लोग ले जाने वाला छोटा सा यंत्र मात्र है। वो बेतार के तार के समाचार भेजने और प्राप्त करने दोनों का ही वो कार्य करता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यह भौतिक जगत के प्रकाश, ध्वनि आदि के कंपन को ग्रहण करता है और इन कंपनों को अपने अंदर ले जाता है। जब हम कंपनों को अंदर की ओर ले जाना सीखेंगे तभी जाके हम सही और सच्चा माने का वो जो ध्यान है वो हम कर पाएंगे। यानी कि हमारा जो बाह्येंद्रिया है, जो कर्मेंद्रिया है, वो कर्मेंद्रियों का जो वर्क है वो जन्म जन्मांतर में हमने जब सीख लेते हैं तब फिर हमारा डेवलपमेंट ज्ञानेंद्रियों का होता है कि नेत्र से माध्यम से क्या देखना है, कान से माध्यम से क्या सुनना है, आंख से कैसे देखते हैं, जीवा जो टेस्ट और त्वचा जो सुख और दुख संवेदनों को अनुभव करने के लिए होती है। तो ये सब ज्ञानेंद्रिय है, इस वो हमें उस श्लोक के जो वाइब्रेशन से इसको रिसीविंग करने का काम करते हैं। तो जब हमारा नेत्र है वो हम बंद होके अंदर की ओर मुड़ते हैं तो थर्ड आई पे हमें आगे मैं बताऊंगी कि थर्ड आई पे हमें कैसे विजन्स प्राप्त होते हैं। दूसरी दुनिया के बारे में हम यहाँ पे बैठे बैठे ही हमारा थर्ड आई के माध्यम से स्थूल नेत्र को जब बंद कर देते हैं तो हमारा ये त्रिनेत्र कैसे ओपन हो जाता है और दूसरे लोगों की जो खबर है वो हम यहाँ पे स्थूल शरीर तक, स्थूल वासियों के लिए हम कैसे ले आते हैं। इस प्रकार से कर्णेंद्रिय है, तो कर्णेंद्रिय भी अभी हम आसपास के फिजिकल आवाज को ही सुन सकते हैं, लेकिन कर्णेंद्रियों के माध्यम से हम दूसरे लोगों को भी हम यहाँ पे सुन सकते हैं। स्वर्ग का कहते हैं ना कि जो दिव्य ध्वनि है, जो डिवाइन म्यूजिक है, तो इसको हम सुन सकते हैं। तो इस तरह से हम ज्ञानेंद्रिय है वो इसको भी डेवलप करने के लिए बहुत बहुत सारे इस पृथ्वी लोक पर हम जन्म लेते हैं। तो एक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यह भौतिक जगत के प्रकाश, ध्वनि आदि के कंपन ग्रहण करते हैं और इन कंपनों को अपने अंदर ले आते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत की विषय वस्तुओं से हम सही माने में परिचित होना जीवात्मा के लिए संभव होता है। अब यहाँ पे देहात्मा शब्द यूज नहीं किया है, जीवात्मा के लिए ये शब्द यूज किया है। स्थूल शरीर अंतर में विराजमान जीवात्मा से प्रेरक संवेग और विचार हम प्राप्त करते हैं और कर्मेंद्रियों के माध्यम से इन प्रेरक संवेगों और विचारों को बाह्य जगत में हम भेजते हैं। इस छोटे से यंत्र को हम अपने दो पैरों पर लिए फिरते हैं और आवश्यकता अनुसार भौतिक जगत के विभिन्न भागों से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। परंतु फिर भी हम अपने आप को स्थूल शरीर ही समझते हैं। हमारी आदत इतनी पक्की है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, स्थूल शरीर समझते हैं। और हम ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं हमारे शरीर को यहाँ ले गया हूँ, लेकिन हम कहते हैं कि मैं शरीर हूँ और मैं शरीर से ये करा रहा हूँ। तो ये इतनी हमारी आदत है वो पक्की हो गई है। हम ये वर्ड यूज नहीं करते कि शरीर को मैंने यहाँ से यहाँ बिठाया, शरीर को यहाँ ले गया, लेकिन हम कहते हैं कि मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गई। तो मैं क्या भाव जो है वो यहाँ पे हमारा ठोस हो गया है। आगे बताते हैं कि स्थूल शरीर की संरचना को समझने में गुह्य विद्या का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हम अब इसी पर विचार करेंगे। स्थूल शरीर के संबंध में लगातार 2 शताब्दियों तक अनुसंधान के परिणाम स्वरूप हमारे आधुनिक वैज्ञानिक इसके बारे में अत्यंत ही विस्तृत सूचना देने में समर्थ हो सके हैं। प्रत्येक मांसपेशी, हड्डी, स्नायु, नाड़ी और रक्तवाहिनी की अच्छी तरह जांच करने का इनका वर्गीकरण कर लिया है। विभिन्न रस प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर ली है, लेकिन पूर्णतः इसमें अभी वो सफल नहीं हुए हैं। हमारे अपने परंपरागत भौतिक दृष्टि के कारण से स्थूल शरीर में आधे से भी अधिक भाग को पूर्णतः छोड़ दिया है। तो गुह्य विद्या का साहित्य ने इस भाग को छाया शरीर कहा है। यानी कि हमारा जो स्थूल बॉडी है, तो स्थूल बॉडी के साथ पैरेलल इथरिक बॉडी भी दिया है और वहां पे हमारे जो आगे मैंने जो नाड़ियों की बात की थी, नाड़ियों का गुच्छे से वो बना है, तो वो हमारा जो ये हमारा कह सकते हैं कि जो एनर्जी फंक्शन है, जो चक्रास है, जो सूक्ष्म नाड़ियां है, तो वो हमारे इथरिक बॉडी में वो विराजमान है। ये व्हीकल है हमारे चक्रा, आगे इसकी डीप में बात करेंगे। तो वो हमारे स्थूल बॉडी में वो नहीं है। तो वो बोलते हैं कि इस छाया शरीर को हम प्राणमय कोश कहते हैं और वैज्ञानिकों ने जिस स्थूल शरीर का या अन्नमय कोश का अनुसंधान किया है और जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो भौतिक जगत के निचले 3 खंडों के
ठोस, तरल और बाष्पीय पदार्थों से बना है। यानी कि ये जो शरीर है वो नीचे के 3 पदार्थों से बना हुआ है, लेकिन आगे के ऊपर के जो सूक्ष्म 4 खंड हैं, इसके बारे में अभी हमारा साइंस जान नहीं सका है, लेकिन आने वाले समय में वो इसके बारे में जानेगा। तो ये बात यहाँ पे हमें की है। आगे इसके लिए वो सूक्ष्म पदार्थ के लिए हमारे जो ऑकल्ट साइंटिस्ट है, योगी है, वो इथर शब्द यूज करते हैं, जो मैंने बोला कि इस छाया शरीर को इथरिक बॉडी भी कहते हैं। क्यों इस छाया शरीर को इथरिक बॉडी कहते हैं? क्योंकि इथर के 4 पदार्थों से इसकी संरचना हुई है, इसीलिए है वो इसको इथर बॉडी कहते हैं। फिर आगे वो इसमें अंदर सिर्फ इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। इस शरीर में सिर्फ ना रुधिर मस्तिष्क, ना बोन्स, ना नाड़ियां, बल्कि और भी बहुत सारे अच्छे इसमें व्हीकल्स है वर्क करने के लिए, तो जिसके लिए हम शब्द यूज करेंगे ग्लैंड्स। यानी कि और भी इस फिजिकल बॉडी में और ग्लैंड्स भी दिए हैं, इसको पूरा अंतःस्रावी प्रणाली बोलेंगे। अलग अलग ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स का जो वर्क है वो करीब करीब लिक्विड जो मतलब कि स्त्राव जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो स्त्राव अगर प्रॉपर प्रपोर्शंस में वो नहीं बहेंगे तो हमारा जो ऑर्गन का जो सिस्टम है वो पूरी डैमेज हो जाती है। तो इस अंतःस्रावी प्रणाली में 3 जो ग्लैंड्स है वो हमें जो दी हुई है, वो जो 3 ग्लैंड है, वो 3 ग्लैंड में भी पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। इसका फंक्शंस मेन है। और अगर हमें स्पिरिचुअल जर्नी में ये तीनों ग्लैंड्स, पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस ग्लैंड का बहुत बहुत प्रमुख रोल है। तो यहाँ पे हम पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड के बारे में थोड़ा जानेंगे कि आईके तैमिनी जी क्या कहते हैं। तो पहले हम 2 सुपरिचित अंगों को लेते हैं, जिसे हम त्रिनेत्र भी कहते हैं। यानी कि पिनियल ग्लैंड को तृतीय नेत्र ग्रंथि या ब्रह्मरंध्र ग्रंथि भी कहते हैं। और जो पिट्यूटरी ग्रंथि है, यानी कि ये वाली जो ग्रंथि है, इसे हम पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो इनका स्थान मस्तिष्क में है। करीब करीब मैंने ये साइड में एक पिक्चर्स दिया हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 10 मिली जितनी है, और इसके आजू बाजू भी एक लेयर से वो ढका हुआ है, जिसे मेडिकल साइंस कैप्सूल वर्ड यूज करता है। तो इसका स्थान मस्तिष्क में है, और शरीर शास्त्री इसके वास्तविक कार्यों के विषय पर बहुत ही कम जानते हैं। बल्कि ऐसी ड्रग्स और ऐसी दवाई दी जाती है कि ये जो ग्लैंड्स है वो वर्क करना बंद करती है। इतने सारे अभी ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के जो अगर ज्यादा साधनों का यूज करेंगे, ज्यादा चाय, तंबाकू और ड्रग्स का, दारू वगैरह का, अल्कोहल वगैरह का सेवन करेंगे, तो ये जो ग्लैंड्स है वो एकदम शुष्क हो जाती है। जीव शास्त्री इस अंगों को प्रारंभिक मानते हैं। इनके अनुसार विकास की पूर्व अवस्थाओं में इनका कार्य पूरा हो चुका है, और वर्तमान अवस्था में इनका कार्य स्थूल शरीर के विकास और रक्षण के लिए कुछ रस पहुंचाने का मात्र है। मतलब कि इसमें से कुछ स्त्राव ही जरे, इतना ही इसका वर्क है, इतना ही हमारा आधुनिक साइंस मानता है। लेकिन इन अंगों का वास्तविक कार्य केवल और केवल ऑकल्टिस्ट यानी कि गुह्य विद्या और योगी को ही इसका सही ज्ञान है। और इसके अनुसार मानवीय विकास की आगे की अवस्था में इनका कार्य सर्वाधिक महत्व का होगा आने वाले समय में। पीयूषिका पिंड वह अंग है, पीयूषिका यानी कि ये वाली ग्लैंड, कि जो बुद्धि और उच्च मनोलोकों के कंपनों को स्थूल मस्तिष्क में लाने के लिए द्वार का कार्य करती है। ये वाली जो ग्लैंड है वो उच्च कंपनों को हमारे मस्तिष्क में अनुभवों के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, मेमोरीज के माध्यम से वो कैसे वो ले आती है, और फिर नीचे के लोगों में हम कैसे इसको पिक्चर्स के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से करीब करीब बताने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो चने जितना इसका वो है आकार, और करीबन 0.6 मिलीग्राम जितना इसका वजन होगा। और तृतीय नेत्र यानी कि पिनियल ग्लैंड की बात करेंगे, तो तृतीय नेत्र ग्रंथि के माध्यम से हम विचारों को संक्रमित कर सकते हैं। इसको अनुप्राणित हो जाने पर मनुष्य अपने मस्तिष्क से कई भी विचार दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में भेज सकते हैं। यानी योगी अलग अलग कंदराओं में बैठे हुए हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन वो इस पिनियल ग्लैंड के माध्यम से वो अपने संदेश यानी कि टेलीपैथी के माध्यम से वो इस एक दूसरे से वो संदेश की आप-ले करते हैं।
तो ये दोनों जो ग्लैंड्स है इसका बहुत ही महत्व है स्पिरिचुअल जगत में, लेकिन इसको डेवलप करने की जरूरत है। और सिर्फ हम अपने फिजिकल बॉडी और इथरिक बॉडी को, यानी कि नेचर सही विथआउट पॉल्यूशंस वाले एरिया में रह के कम से कम कोशिश करें, और हमारा जितना हो सके इतना सात्विक फूड अगर हम लेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम मेडिटेशंस करेंगे, और थॉट्स का अगर यूज करना हमें आता है, कब शांत रहना है और कब थॉट्स पावर की यूज करनी है, वो स्टेज में अगर हम आ जाते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशंस करेंगे, तो दोनों जो ग्लैंड है वो हमें स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही उपयोगी होंगी। फिर आगे उन्होंने और डिटेल्स में बात बताई है, चक्रास की बात बताई है कि, और अगर जो इथरिक बॉडी की उन्होंने बात बताई है कि हम यहाँ पे अत्यंत संक्षेप में चक्रों के कार्य का भी उल्लेख कर देंगे। वो हो सकता है आने वाले चैप्टर्स में इसका जिक्र आए। तो बोलते थे कि इस विषय में हमें योग साहित्य में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। असामान्य दृष्टि से देखने पर छाया शरीर में विभिन्न स्थानों पर चक्र दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे? तो ये वाले इमेजेस में मैंने बताए हैं, ये वाले बॉडीज में हमें अलग अलग व्हीकल्स, वैसे तो बहुत सारे चक्र है छोटे मोटे, लेकिन जो मोटे तौर पे जो है वो 7 चक्रों के बारे में यहाँ पे हम बताया है। और लेडबीटर साहिब की पूरी चक्रास करके पूरी किताब में इसमें पूरे रंगीन फोटो के साथ इसका पूरा फंक्शंस बताया है, और एक एक चक्र एक एक लोक के साथ और एक एक शरीर के साथ वो जुड़ा हुआ है। और ये चक्र के साइंस पे आज का आधुनिक जो साइंस है वो अभी वर्क कर रहा है। तो जो हमारे योगियों ने पहले से ही ये कार्य कर लिया है। तो असामान्य दृष्टि से देखने पर छाया शरीर में विभिन्न स्थानों पर चक्र दिखाई देंगे, और इन चक्रों के पदार्थ में एक मंथन क्रिया बड़ी तीव्र गति से होती रहती है। यानी कि ये व्हीकल जो है वो एनर्जी के पोर्टल है, और इसमें जो सतत इसमें मूवमेंट है वो सतत बनी रहती है। और ये चक्र देखने में प्रकाश युक्त होते हैं, यानी कि इसका जो कलर है वो थोड़ा लाइट जैसा है। जैसे कि मूलाधार चक्र है, इसका कलर रेड है, तो वो जो से मतलब कि प्रकाश से बना हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब लाइट वाला कलर रेड। स्वादिष्टान जो चक्र है वो नाभि और मूलाधार चक्र के बीच में है, इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर है। मणिपुर चक्र है जो वाइटल एनर्जी, सन की एनर्जी को हमारे फिजिकल बॉडी में पहुंचाने का वो कार्य करती है। तो ये जो बॉडी है वो बहुत ही ये जो चक्र है मणिपुर चक्र, वो बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है हमारे शरीर में, खास करके स्थूल शरीर में। फिर ये नीचे की लोअर पर्सनालिटी में करीब करीब ये जो 3 चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, वो सभी के थोड़े थोड़े एक्टिवेट होते ही है, क्योंकि तभी हम संसार के जो भी कार्य है वो इसको कर सकते हैं। जब हमें हमारी जो सोई हुई जो एनर्जी है, चेतना है, इसको जब हम वर्टिकल की ओर ले जाते हैं, तो हमें ऊपर के जो चक्र है वो यहाँ पे उपयोग करना सीखना होगा। तो जब हमारा डिवाइन ह्यूमन का डेवलपमेंट शुरू होता है, तो शुरुआत में हम अनाहत चक्र पे वर्क करेंगे, जिससे हम भावनाओं को, दूसरे के अपने सुख दुख को, अपनी इमोशंस को, और इसके बाद फिर दूसरों के सुख दुख को, यानी कि एनिमल्स के, प्लांट के और ह्यूमन किंगडम के सुख दुख को हम इसके माध्यम से हम समझेंगे। और जब इसका फंक्शंस पूरा हो जाएगा तब जाके, अभी हम दया को, सुख और दुख को हम दया के माध्यम से समझते हैं, लेकिन सच्ची करुणा का जो जन्म है, जब ये पूरा चक्र ओपन होगा, 100% इसका डेवलपमेंट होगा, तब जो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने जो करुणा की, वो करुणा इसको हम समझेंगे। फिर हमारे कंठ में विशुद्ध चक्र है जिसका कलर ब्लू है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आजीवन सत्य बोलता है तो इसका जुबान पे सरस्वती बैठती है, यानी कि सत्य का जो पालन करता है, जो वचन निभाता है, जो खास करके राजपूत कम्युनिटी बोलती है ना कि सूर्य अपनी दिशा बदल देता है, लेकिन जो शौर्य है, सच्चा राजपूत है, वो अपना वचन नहीं बदलेगा। तो एक एक ज्ञाति में, एक एक सभ्यता में भी जन्म लेके हम कैसे डेवलपमेंट की ओर जाते हैं। तो विशुद्ध चक्र है वो हमारे कंठ में विराजमान है। फिर आज्ञा चक्र है जिसे हम थर्ड आई कहते हैं। आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा उस थर्ड आई के बारे में नहीं जानेगा। तो 2 आंखों के ऊपर फोरहेड में और 2 आईब्रो के बीच में इसका स्थान है। और सहस्त्र चक्र जो क्राउन चक्र, जो ऑलरेडी हम सभी का खुला हुआ ही है, अदरवाइज तो हम वर्क ही नहीं करेंगे, लेकिन सही माने में सच्चे फॉर्म में वो खुला हुआ नहीं है। तो ये चक्रों की बात यहाँ पे एकी तैमिनी जी ने की है कि चक्र देखने में प्रकाश युक्त होते हैं और विभिन्न संख्या वाले रंगीन खंडों में विभिन्न
प्रतीक होते हैं और इन खंडों को दल कहा जाता है। यानी कि एक एक चक्र पे लोटस की पेटल्स है। शुरुआत में 4 पेटल्स है, फिर 6 पेटल्स आती है, और जब क्राउन चक्र पे तो बहुत सारी जब बुद्धत्व का जो डिवाइन नॉलेज हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारी पेटल्स की यानी कि कमल दल पंखुलियां, वो हजारों हजारों कमल दल पंखुलियां, यहाँ पे सारी पंखुलियां प्रकाश युक्त हो जाती है, और सच्चा जो ज्ञान है, लिबरेशंस का हो या जो भी नाम दो, तो वो पेटल्स जब खुल जाती है हमारी, तो ये वो जो सच्चा ज्ञान है हमें वो मिल जाता है। तो ये सारे फंक्शंस का वर्क करके साथ साथ में हमें इस पेटल को भी ओपन करना है, और हर चक्र पे वर्क करने के लिए एक एक पवित्र शब्द यानी कि यहाँ पे मंत्र शब्द यूज कर सकते हैं, तो वो दिया है। तो इसके कंपनों को सही फॉर्म में वर्क करके भी हम इस चक्र को डेवलप कर सकते हैं। तो इन खंडों को दल कहा जाता है, और ये चक्र स्थूल और वासना शरीर के बीच विराजमान है। अभी है थोड़ा समय। तो ये संपर्क बिंदुओं का कार्य करते हैं। इन संपर्क बिंदुओं पर विभिन्न प्रकार की शक्तियां वासना शरीर से स्थूल शरीर में प्रवेश करती है, और इन चक्रों में दिखने वाले विशिष्ट मंथन क्रिया का कारण उच्च स्तरों से प्रवाहित होने वाली शक्तियों का तीव्र प्रवाह है। यानी कि इस ब्रह्मांड में, इस अलग अलग लोक में जो वर्क है, वो तरंगों प्रकाश के बहुत सारे, मतलब जिसके बारे में हमारे पास शायद शब्द भी नहीं है। इसको महसूस कर सकते हैं लेकिन शब्दों में ढाल नहीं सकते हैं। तो वो जो सूक्ष्म की जो बात है, तो वो बातों को, इसके कंपनों को ग्रहण करने के लिए ये जो चक्र है, वो आईके तैमिनी जी बताते हैं कि वो विभिन्न क्रियाएं करते हैं, और जैसे जैसे हम डेवलप होते जाएंगे तो इसको हम ग्रहणशील कर पाएंगे। तो इन चक्रों के अनेक कार्य है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य है चेतना के लिए एक पुल का कार्य करना। इनमें अनुप्राणित हो जाने पर भौतिक जगत और भूवलोक के बीच सीधा संपर्क स्थापित हम कर सकते हैं। इन चक्रों के अनुप्राणित और क्रियाशील हो जाने पर असामान्य दृष्टि भी हमें प्राप्त हो जाती है, और भूलोक के समस्त अनुभवों का स्पष्ट और सही स्मृति हम मस्तिष्क में लाना संभव हो जाता है, और तब व्यवहारिक दृष्टि से ये दोनों लोग एक हो जाते हैं, मानो जागृत चेतना के ही यंग हो। यानी कि जितने हम फिजिकल जगत में, स्थूल शरीर में जागृत हैं, तो जैसे जैसे हमारा एक एक चक्र और एक एक इसके साथ जुड़ा हुआ शरीर और इस शरीर से जुड़ा हुआ लोक का जब हमें ज्ञान होना शुरू हो जाता है, तो तब जब हम मान लो कि हम फिजिकल बॉडी से हम एस्ट्रल प्लेन पे चले गए, तो हमें ऐसा ही लगेगा कि मैं एस्ट्रल प्लेन पे ही ज्यादा जीवित हूँ। आगे डेवलपमेंट करके हम बुद्धि लोक पे और हायर मेंटल और बुद्धिक लोक प्लेन पे चले गए, तो वहां पर हमें ऐसा ही लगेगा कि इस प्लेन पे मैं ज्यादा एनर्जी, बल्कि स्थूल लोक की कंपैरिजन में भी यहाँ पे मैं ज्यादा जीवित हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे जैसे फिजिकल प्लेन पे जैसे हर्डिकल्स है, ऑब्स्टिकल है, तो जैसे 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 हम अलग अलग लोगों पे आगे जाते हैं, तो वो हर्डिकल्स कम होते जाते हैं, और लास्ट में जब हम आदि लोक पे आ जाते हैं, तो क्राउन चक्र जब खुला हो जाता है, तो हम इस सिर्फ पृथ्वी लोक पे नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सौर मंडल में कहीं पर भी जा सकते हैं। दूसरे बहुत सारे सूक्ष्म लोक है, इसका भी ज्ञान हम यहाँ पे बैठे बैठे इसको, इस चक्र के माध्यम से, इस लोक के माध्यम से, इस बॉडी को डेवलप करके हम ले सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इन चक्रों को कैसे हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जिक्र कर दिया है आईके तैमिनी जी ने कि इस चक्र कुंडलिनी की सहायता से हम अनुप्राणित कर सकते हैं, और जो कुंडलिनी है, वो है कुंडलिनी जो शक्ति है, वो यहाँ पे हमारा जो मेरुदंड है, यानी कि स्पाइनल कोड और नीचे का जो मेरुदंड है, वहां सोई हुई कुंडलिनी शक्ति है, और इसको हम कुछ अच्छे गुरु के माध्यम से हम इसका ज्ञान प्राप्त करके, जैसे लेडबीटर साहिब ने किया था, तो इसको हम जगा के यहाँ ऊपर तक हम पहुंचा सकते हैं। तो भी कुंडलिनी का जो मार्ग है वो भी शॉर्ट मार्ग है, तो इसके माध्यम से भी हम चक्रों को जागृत करके अलग अलग लोगों का जो ज्ञान है, इसको हम ले आ सकते हैं। जैसे कि अभी आज हम एक बुक का अध्ययन कर रहे हैं, तो कैसे मैडम लेविट्स्की ने, कैसे एनी बेसेंट ने, लेट पीटरसन ने कैसे अपना ओकल्ट ज्ञान डेवलप करके, इन व्हीकल को डेवलप करके कैसे हमें ओकल्ट थियोसॉफी का जो ज्ञान है, वो चक्रास, आईके, आइसिस अनवेल्ड, सीक्रेट डॉक्ट्रिन,
एंशियंट विजडम की किताबों में वो जो ज्ञान है, वो जहाँ तक अब तक का भी साइंस है वो नहीं पहुंचा है, वो हमें मैडम ब्लेवेट्स्की ने, एनी बेसेंट ने और लेट बीटर सर ने कैसे बताया है। तो ये बात है, तो हम भी इनकी तरह अगर प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, हमारा जो स्थूल शरीर है, तो इस स्थूल शरीर को सिर्फ हम जो इस लोक पे वर्क करने का और चेतना को डेवलप करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा ही अगर हम समझेंगे और इसको सर्वाइवल के लिए ही हम ध्यान रखेंगे और इसको एक स्पिरिचुअल व्हीकल के माध्यम से ही हम देखेंगे, तो हमारा फिजिकल बॉडी तो सात्विक प्रकृति अगर हम देंगे, सात्विक फूड देंगे, एटमोस्फियर देंगे, थॉट्स हमारे प्योर होंगे, तो कैसे इस व्हीकलों के माध्यम से हम बुद्धत्व का जो एक ज्ञान है, हमारी कर्म इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों को डेवलप करके आगे वाले चैप्टर में अंतःकरण का भी हम पॉइंट्स आएगा, उसको लेंगे हम, तो कैसे हम एक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चक्रों की ज्ञान जानकारी की इस अंदर हमारे जो ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, इसकी जानकारी को लेके हमारे चक्रों को समझ के, इसके फंक्शंस को समझ के कैसे हम अपने आप को फिजिकल बॉडी के माध्यम से भी कैसे लिमिट से लिमिटलेस की जर्नी तक का करीब करीब ज्ञान और इसका अनुभव हम ले जा सकते हैं। फिजिकल बॉडी अगर हमारा छूट जाएगा तो ये जो अनुभव का जो ज्ञान है, इसको हम नीचे महसूस नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकल बॉडी का प्रमुख रोल है यहाँ पे। और जो आई.के. तैमिनी जी ने फर्स्ट चैप्टर में बताया, इसको मैं यहाँ पे पूरा करती हूँ। कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। यस यस दीदी। धन्यवाद धन्यवाद वर्षा जी, बहुत सुंदर भाव से और विस्तारित भाव से भी आप वर्णन किए हैं स्थूल शरीर के बारे में। और स्थूल शरीर को जानने के लिए व आत्म साधन करने के लिए प्रकृति का जो गूढ़ रहस्य उसको भी जानना चाहिए, उसके ऊपर भी आप बहुत सुंदर भाव से प्रकाश किए। प्रकटीकरण का नियम कैसे होता है, प्रकटीकरण और खनिज से लेकर उद्भिद और मानव, पशु और मानव देकर अति मानव होना है, क्रम विकास का नियम के बारे में भी बताई। और हमारा स्थूल शरीर जीवित मशीन होता है, यंत्र होता है। इस यंत्र के माध्यम से हम स्थूल लोक में ही काम कर सकते हैं, इसलिए उसको फिट रखना, स्वस्थ रखना और शुद्ध रखना जरूरी है। तो बात भी वर्षा जी ने बहुत सुंदर भाव से बताई। इसलिए हमको पुरुष और नारी का जन्म लेना पड़ता है, इंद्रियों को नियंत्रण करना होता है, और हमारे अंदर जो इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, जो ईडा पिंगला सुषुम्ना और 7 चक्र सब कुछ है, उसको जागृत करने के लिए हमको साधना, ध्यान, भक्ति, ज्ञान, कर्म सब जरूरत है। जैसे जैसे हम करेंगे तो हमारा चक्र ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगा, वो फोर्सफुल नहीं करना है। और इड़ा पिंगला सुषुम्ना और चक्र इंटरलिंक होता है, इसलिए जितना हम शुद्ध बुद्ध भाव से कर्म करेंगे, इसी हिसाब से हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। वो मैं स्टार्ट में बता दी। अब किसी का कुछ ऐड करना है तो करेंगे, नहीं तो कुछ प्रश्न है तो वर्षा जी को पूछ सकते हैं। नाड़ी का चक्र का हम सेकंड जो लेक्चर आएगा ना, लास्ट वाला मेरा, इसमें मैं लूंगी। ओके, किसी का कुछ डाउट या नहीं तो कुछ ऐड करना कोई चाहे तो प्लीज ऐड करिए। मैम एक चक्र कैसे खोलना है? जो चक्र है इतना सारा, तो क्या करने से वो चक्र सब खुलेगा? एंड कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा चक्र, और कैसे खोलना है? देखो, चक्र वैसे जो हम अभी है, जो क्लासेस वगैरह जो अभी जो हम यूट्यूब पे और इंस्टा पे जो एडवर्टाइज देखते हैं ना चक्रस वगैरह की, तो हमारा जो गुह्य साइंस है वो अलग बात करती है। अभी आधा अधूरा वो जो नॉलेज दे रहे हैं वो आधा अधूरा होता है, और हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजरस का काम करते हैं। यहाँ पे जहां तक मेरा समझ है तो हमारे जो चक्र है वैसे बंद नहीं है,
अब तक हम इस डेवलपमेंट के स्टेज पे आ गए हैं कि सारे चक्र थोड़े बहुत तो ओपन हो ही गए हैं। अगर भौतिक जगत में हमें ज्यादा वर्क करना है तो नीचे का मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र है, वो मेन है। तो संसार का वर्क आगे बढ़ रहा है, बच्चों का जन्म हो रहा है, हम नेम फेम पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं, इकोनॉमी को रन करते हैं, तो नीचे के चक्र ओपन हुए हैं। लेकिन हमें डिवाइन हमारे अपने सच्चे स्वरूप को जानना है हमें। तो हमारा हार्ट जो चक्र है इसको हमें समझना है। तो हमें सेवा का जो भाव है, वो देने का जो भाव है, जो हमारा जो वर्च्यू की जो बोलते हैं ना कि सद्गुण की जो क्वालिटी जो गीता में बताई है, देवी संपत्ति, तो देने का जो भाव है वो अगर हम शुरू करेंगे सेवा के माध्यम से, जिसके लिए यानी बेसेंट ने टीओएस की स्थापना की है, तो हम देना का भाव तभी आएगा जब हम दूसरे को दुख को अपने दुख से ज्यादा इंपॉर्टेंट देना शुरू करेंगे। तो सही माने में देंगे और मैंने दिया ये भाव नहीं रखेंगे तो हमारा जो हार्ट सेंटर है वो ओपन होता है। फिर हमारा जो विशुद्ध चक्र है, तो हम इस भलाई के रास्ते पे है, सच्चाई के रास्ते पे है, तो हमें जितना हो सके हर फॉर्म में सही सोचना है और सही ही बोलना है। यानी कि सत्य के पंथ पे, मतलब झूठ झूठ का सहारा नहीं लेना है। कोई बोलते हैं ना कि गॉसिप नहीं करनी है, नमक मिर्च डाल के शब्दों को शुगर कोटेड करके नहीं बताना है, सत्य शब्दों का हमें चयन करना है। तो हमारा ये जो है वो पावर हमारा बढ़ता है। फिर हमारा जो थर्ड आई है, तो थर्ड आई जो है इसको हम मेडिटेशंस के माध्यम से ही ओपन कर सकते हैं। यानी कि जब बाह्य चक्षु आंखों बाह्य आई जिसको हम बंद करेंगे तो चेतना कहाँ जाएगी, चेतना यहाँ पे टकराएगी। लेकिन इसको टकराने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, काफी लंबे समय की साधना करनी पड़ेगी। और थॉट्स में भी जो एनर्जी है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे हम इसको फोकस करेंगे आंखों को बंद करके, तो थर्ड आई को हम डेवलप कर सकते हैं। और क्राउन चक्र है, तो क्राउन चक्र को डेवलप करने के लिए कोई किसी की भी जरूरत नहीं है। जब हम शांत होके अगर बैठे होंगे तो सभी अब यहाँ पे सेंसेशंस का अनुभव हम सभी लोग करते हैं, मेडिटेशंस में करेंगे। आप कोई मंदिर में जाओगे, चर्च में जाओगे, कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाला समुद्र किनारा है, नदी किनारा है, कोई ऐसी पवित्र जगहों पे जाओगे तो वहां के संवेदनों को हम इसी ब्रह्मरंध्र के माध्यम से ही हम अनुभव करते हैं। तो ये हम सभी का खुला हुआ है। लेकिन जिस बुद्धत्व की सेंस में जो खुला हुआ है, तो जब नीचे के जो चक्र है वो खुल जाते हैं तो फिर चेतना यहाँ पे खुलने के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो म्यूटेशन सिस्टम के माध्यम से प्रकृति स्वतः ही जब इसका समय आता है तो वो खोल देती है। ये मेरी समझ है। जी, थैंक यू सो मच। समझ गई। नमस्ते। इसको समझना है, डेवलप करने में सहयोग करना है। चक्र खुले हुए ही है, लेकिन इसकी एनर्जी को हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ज्यादा तो अगर एनर्जी बढ़ जाती है, बचपन से ही खुला हुआ है, बचपन से ही खुला हुआ है हम आ, लोग का चक्र। सभी का हाँ खुला हुआ है इन द सेंस कि वर्क, हर चक्र वर्क करता है, हर चक्र अभी हमारे इथरिक बॉडी में वर्क करता है। तभी हम स्पिरिचुअल, जैसे अभी अब स्पिरिचुअल ये टॉक हमारा लेक्चर स्पिरिचुअल टॉक है, तो इसको अब आप अंदर से भी महसूस कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं कि ना कुछ अच्छा मिल रहा है, अच्छा जान रहे हैं। इट मीन्स कि आपके ऊपर के जो चक्र है वो डेवलप हो रहे हैं, ओपन है और डेवलप हो रहे हैं। तभी तो हमें ये सब सुनना पढ़ना अच्छा लगता है, जी, ऐसा। इसके फंक्शंस को समझेंगे, एक एक चैप्टर्स में एक एक एमिनी जी ने बताया है। तो मैं दोनों तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ, साइंस कहाँ तक पहुंचा है और हमारे ऑकल्ट साइंटिस्ट यानी कि योगी जनों ने इसके बारे में क्या कहा है। तो दोनों वे से आईकी तेमिनी जी ने बताया है इस बुक में। वो सच अ वंडरफुल वंडरफुल बुक है, इसको पढ़िएगा जरूर, सभी से मेरा निवेदन है। तो जो मिसकंसेप्शन अभी समय में चल रहा है ना, चक्रा ओपन, माइंड पावर्स, तो कितना मिसकंसेप्शन, मतलब कितना मिसअंडरस्टैंडिंग वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान देते हैं ना। तो इसमें सारी बातें दोनों तरीके से बताई है कि हम समझ भी सकते हैं और इसको डेवलपमेंट में भी हम यूज करके दूसरों को भी सही सच्चा, भले थोड़ा ही दे लेकिन सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद सबको। ओम
असतो मा सद्गमय तमस्तु मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबको बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, फिर एक बार बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। शुरुआत में मैं नहीं कर पाई थी। थैंक यू सो मच ये इनविटेशन के लिए।